हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं 2023-24 में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। चैप्टर का नाम है संचार माध्यम, तो जनसंपर्क माध्यम से लेकर के और स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में नहीं है, इस तरीके से कथन करके आर करके कथन और कारण करके प्रश्न पूछे गए हैं। संचार माध्यम, मीडिया, है ना, अलग अलग तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। ये जो पॉलिटी है, इसके चैप्टर्स आपको लग सकते हैं बोरिंग, है ना, लेकिन प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और चैप्टर बहुत अच्छा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी चल रहा है और ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, फिर हमारी जो पॉलिटी है क्लास 7th की, ये कंप्लीट हो जाएगी। संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, है ना, अखबार पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ये सभी संचार माध्यम के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर। देखिए, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। क्या होता है? माध्यम। और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बाहर के विचार हम तक पहुंचते हैं, दुनिया लोगों के विचार हम तक पहुंचते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर के टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। इसमें टीवी, रेडियो और अखबार ये संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। इसमें आपका टीवी, रेडियो, अखबार ये 3 चीज़ें आती हैं। ये संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच कहाँ तक है? लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इनको जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं। यहाँ से इस लाइन से जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि टीवी, रेडियो, अखबार यानी कि समाचार पत्र, ये संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच कहाँ तक है? लाखों लोगों तक है। इनको समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न को क्या कहा जाता है? जनसंचार माध्यम कहा जाता है, यानी कि इनको मास मीडिया कहा जाता है। अच्छा, जो सेलुलर फ़ोन है ये जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। फिर क्या है? ये इसको मीडिया कहेंगे। सेलुलर फ़ोन जो है ये हमारा मीडिया के अंतर्गत तो आता है, लेकिन मास मीडिया के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है सेलुलर फ़ोन, ऑप्शन जो सी है वहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न कहता है संचार माध्यम और तकनीक की बात करेंगे। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती जा रही है और वो भी बहुत सुपर फास्ट स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज है, एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, इस इमेज में। तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। जब हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं तो जाहिर सी बात है साउंड भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है ना। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है।
उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टीवी के बिना क्या, अब तो फ़ोन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण होता क्या है, हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से बहुत दूर दूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वो अधिकांशतः जापान या फिर यूएसए के होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ओके, अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। यहाँ पे एक मशीन देख रहे हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, संचार और माध्यम की बात करेंगे, संचार और धन की बात करेंगे। देखिएगा, चलिए, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, समाचार जो है कि बोलने वाला बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने की यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। भाई, कोई राइटर है, कोई बाहर जाके चीज़ों को कवर कर रहा है ना, कोई उसकी डिज़ाइन कर रहा है। इसमें लोग सम्मिलित हैं। वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे और लाइट की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन खर्च होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है और रिजल्ट ये होता है कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं। यह अंतर टेलीवाइज़र यानी कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप जो है वो टेलीवाइज़र कहलाता है। और अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। कि उन्होंने जॉन एल बेयर्ड, ठीक है। तो आगे हम पॉइंट बात करेंगे कि जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनका खर्चा बहुत होता है। खर्चा कहाँ से निकालें, इसलिए धन के बारे में सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आए। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। यानी कि ये जो ऐड दिखाते हैं टीवी पे, ठीक है, इसके माध्यम से इनको पैसा मिलता है। जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन हो गया। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप आगे यहाँ पे देखिए, चलिए, कहता है जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे या आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। और ये देखिए, एक स्टूडियो है, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में भी पड़ता है 10 सेकंड ऐड दिखाने का। अब तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा लिया जाता हो। चलिए, संचार माध्यम और लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। संसार के बारे में समाचार देना और उनमें होने वाली जो घटनाएं हैं उस पर चर्चा करने में जो मास मीडिया है, इट प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल। उदाहरण के तौर पर संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ जो गलत हो रही है या जो है जनता के हिसाब से गलत हो रही है, तो फिर उस पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए, जानकारी सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, जानकारी फैक्ट होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक, आगे समझते हैं पॉइंट्स को। देखिएगा यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसको पढ़ने से कुछ खास फ़ायदा है नहीं। चलिए, वास्तविकता तो ये है कि अगर आप ऊपर ये जो 2 न्यूज़पेपर की कटिंग थी, केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। अगर आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर अगर आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वो संतुलित रिपोर्ट होती है। यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें कह रहा है कि अगर आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, अगर आपने दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ा होता तो आप दूसरे पक्ष को भी जान पाते। आजकल टीवी चैनल्स में यही होता है, एक पक्ष दिखाया जाता है जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ से पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये उसी पक्ष की बात करेंगे, ये उसी पक्ष को दिखाते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाते। अगर कहीं पर कोई विरोध हो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आजकल मीडिया को देखा गया है कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मान लीजिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, 2 पार्टी हैं, एक चैनल है जो सिर्फ इसी पार्टी की बात करेगा, है ना, कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको यही करना चाहिए, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरा कह रहा है कि सरकार पूरा ध्यान दे रही है, ये चीज़ बिल्कुल जो ये लोग कर रहे हैं वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। एक समाचार पत्र, एक टीवी चैनल पूरी तरीके से उसको सही ठहरा रहा है, एक टीवी चैनल पूरी तरीके से उसको गलत ठहरा रहा है। जबकि काम क्या है कि दोनों पक्षों की बात सामने रखनी चाहिए। फैसला क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन आजकल फैसला सुना रहे हैं टीवी चैनल, है ना। टीवी चैनल करने का क्या काम कर रहे हैं? फैसला दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये काम टीवी चैनल का नहीं है। उनका काम है जो हो रहा है उसको जनता के सामने रखना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप 2 न्यूज़पेपर की कटिंग, अगर आपने दोनों को पढ़ा होता तो आप दोनों पक्ष को जान पाते। तो ये क्या है, जहाँ से पैसा मिल रहा है, जहाँ से उस समाचार पत्र का, टीवी चैनल का खर्च चल रहा है, ये उसकी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ठीक है, कि संचार माध्यम कितने स्वतंत्र हैं, तब वो संतुलित रिपोर्ट लिख पाएंगे। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे ये है, स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। किसी का उन पर कंट्रोल तो नहीं है, कोई उनको कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि ये न्यूज़ तुम्हें किस तरीके से चलानी है, ये खबर तुम्हें इस तरीके से चलानी है। ठीक है, इस तरीके से अगर उनको कोई कंट्रोल ना करे तो वो पूरी फ्री होकर के काम कर पाएंगे, फ्रीडम से काम कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है उन पर। ठीक है, तो जो उनको ऊपर से कहा जाता है वो उसी चीज़ को दिखाते हैं। उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है क्या नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर से कटवा दी जाती हैं कि ये तुम नहीं दिखा सकते, इसको हटाओ। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय हो, तटस्थ हो, हम उस पर विश्वास कर पाएं, रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। मेन रीजन देखो यही, आजकल जो संचार माध्यम है, जो मास मीडिया है, वो स्वतंत्र नहीं है, उन पर किसी ना किसी का कंट्रोल है। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उस पर कंट्रोल किए हैं कि तुम ये न्यूज़ नहीं चला सकते, तुम ये न्यूज़ चला सकते हो, तुम सिर्फ इस पक्ष की बात करोगे, ये बात रखोगे। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं।
पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। देखिए खुले शब्दों में यहाँ पे लिखा है कि सरकार का भी आजकल नियंत्रण है मीडिया पर, है ना, कि तुम सिर्फ हमारी न्यूज़ कर दिखाओगे, हमारी बात करोगे। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्मी के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। तुमने ये न्यूज़ क्यों दिखाई, तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहिए था। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 तक आपातकाल का था। आगे बढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन चैप्टर। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती ही है, कंट्रोल, लेकिन वो संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है, पूरी तरह नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, बिजनेसमैनों का कंट्रोल है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। दो पक्ष हैं लेकिन बिजनेसमैन कहते हैं नहीं, तुम सिर्फ ये पक्ष दिखाओगे, दूसरे पक्ष की बात नहीं करोगे, उसको गलत ठहराओगे। संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। उनके अपोजिट, वो गलत कर रहे हैं फिर भी उनके अपोजिट हम नहीं लिख सकते क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है, चैनल वहीं से चल रहा है, खर्चा वहीं से चल रहा है। जो विज्ञापन देते हैं, ठीक है, उनके विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। कुछ खास मुद्दे पर भी वो लोगों का ध्यान केंद्रित कराते हैं ताकि टीआरपी बढ़िया आए, है ना, इससे विवरण जो उनका दिखाया जाने वाला प्रोग्राम वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वो समझ लेते हैं कि जनता ज़्यादातर किसकी तरफ है, ये उसी की बात करेंगे ताकि इनका चैनल बढ़िया चले। मसौदा तय किया जाना, पॉइंट कहता है मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान के, देखिए मसौदा का मतलब होता है किसी दस्तावेज या काम की कोई जो रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे पूरा किया जाना उसे मसौदा कहते हैं, ठीक है। किसी लेख का शुरुआती जो रूप होता है जिसमें आगे चलकर कुछ काट छांट बदलाव किया जाए वो मसौदा होता है। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वो तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। जैसे आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी। भाई आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा है, वो न्यूज़ वाले नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वहाँ कोई जो है कि हीरो आ जाए मुख्य अतिथि के रूप में तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है, नहीं हो जाएगी। वो अपना सब कैमरा वगैरह लेकर के आ जाएंगे आपका प्रोग्राम दिखाने, और वैसे तुम बुलाओ तो भी ना आए। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण अक्सर ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता भी महसूस कराई गई थी। आगे पॉइंट पर बात करेंगे तो उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। तो इन चीज़ों में भी संचार माध्यम एक अच्छी भूमिका निभाता है।
और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। जैसे आज के जो टीवी चैनल्स हैं कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे कि इतने लोग आखिर बेरोजगार क्यों हैं, शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, साल में 3 बार सीटेट होने जा रहा है 2024 में, लेकिन सीटेट के आगे की कहानी क्यों नहीं बढ़ रही है, इस पर कभी बात नहीं करेंगे। बात किस पर करेंगे? जिस पर उनको विवाद किस पर करवाएंगे, वो बहस किस पर करवाएंगे जो सब देखें, है ना, और जो उनके हित में हो, जहाँ से उनका पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो सुरक्षित पानी नहीं मिल रहा है, इस पर बात नहीं होगी। बेरोजगारी पर बात नहीं होगी। लोग परेशान हैं, उस पर बात नहीं होगी। महंगाई बढ़ रही है, उस पर बात नहीं होगी। ठीक है, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। तो उस पर बात नहीं होगी। किताब कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। किताब खुद कह रही है कि यहाँ पे बात नहीं होगी, दूसरे टॉपिक्स पर बात होगी। फिर भी संचार माध्यम हमें उस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूप आकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पन्ने पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कितनी, देखिए वही बात जो मैं कह रहा था कि वहाँ फैशन वीक हो रहा है डिज़ाइनर्स का, उसको फ्रंट पेज पे छपवा दिया, झोपड़पट्टियाँ गिरा दी गई, लोग बेघर हो गए, भूख से तड़प रहे हैं, उनकी बात किसी ने नहीं की। ठीक है, स्थानीय संचार माध्यम होता है जहाँ पे लोग जो लोकल जो न्यूज़ जो लोकल एरिया होती है वहाँ से लोगों के दुख, समस्या, बाधा, पीड़ा, उनके दर्द, उनका जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या, रहने की समस्या, खाने की समस्या, उसको उठा करके बाहर तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। वो स्थानीय मीडिया होती है। ठीक है, चलिए, स्थानीय मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है, यानी सरकार रोक सकती है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से अक्सर संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन हो जाता है। यानी कि जो मास मीडिया है वो व्यापार के माध्यम से चल रही है, व्यापार पर टिकी है। जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी अक्सर पूरी नहीं होती, एक पक्षीय हो सकती है। दोनों पक्ष, जरूरी नहीं कि हमको दोनों पक्ष बताए जा रहे हों। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ा गया है और क्यों छोड़ा गया है। इस तरीके से हम प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आइए कुछ प्रश्न हैं उनको हम क्लियर करते हैं। चलो, ये प्रश्न तो हमने पहले ही करवा दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। कथन ए हो गया। कथन बी आर कहता है, संचार माध्यम यानी मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। ठीक है, वेरी गुड। प्रश्न का आंसर यहाँ पे है। जो पहला स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना महत्वपूर्ण है, कथन ए हो गया। रीज़न कहता है कि जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण, तटस्थ होनी चाहिए। जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो, पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का आंसर ए और आर यहाँ पे दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। इस तरीके से जो ऑप्शन ए रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्थानीय संचार माध्यम क्या है?
देखिए, स्थानीय संचार माध्यम वो होता है जो स्थानीय समूहों के द्वारा, जो स्थानीय समूह होते हैं, जो लोकल ग्रुप इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज, यानी कि जो लोकल ग्रुप्स होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम है। ठीक है, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो दूर दराज लोग रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी रहने खाने की समस्या है, ठीक है, पानी की समस्या है, इस तरीके से ये लोग उनकी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और कवर करते हैं। ठीक है, ये स्थानीय समूह होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। एक और ट्रिक बताता हूँ आंसर फाइंड करने की। जैसे ये प्रश्न हो गया स्थानीय संचार माध्यम वाला, बात हो रही है इस लोकल मीडिया की, लोकल मीडिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य समूह तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि बात लोकल मीडिया की हो रही है, राज्य समूह नहीं आएगा, कट जाएगा। बी में कह रहा है राष्ट्रीय समूह नहीं आएगा, कट जाएगा। तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समूह नहीं आएगा, कट जाएगा। स्थानीय की बात हो रही है तो स्थानीय समूह ही इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न कहता है कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभी कथन ए, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम यानी कि मीडिया द्वारा मसौदा तय किया जाना। कारण कहता है कि संचार माध्यम यानी कि मीडिया के व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध हैं। क्या ये बात सही है? क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? प्रश्न का जो पहला पॉइंट था वो कह रहा था कि जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम यानी कि मीडिया के द्वारा मसौदा तय किया जाना। लिखा है हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण अक्सर ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तैयार करते हैं। वही स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, घुमा फिरा दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा था कि संचार माध्यम के व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध होते हैं। निकट संबंध होते हैं, हम आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा था लास्ट वाले स्टेप में, देखिए ये लिखा, आजकल क्या है, संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध है। व्यापार का घनिष्ठ संबंध है, बिजनेसमैन की वजह से ही टीवी चैनल्स चल रहे हैं। इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन जो बी है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम किसके साथ में चले जाएंगे, हम जाएंगे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। कहता है कि संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। क्या ये बात सही है? प्रश्न का पहला पॉइंट यहाँ से उठाया गया है, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। ये जो कथन फर्स्ट है वो हो गया। सेकंड कह रहा था कि संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। तो ये बात सही है कि अगर सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, यानी कि वो अपना दखल अंदाजी कर सकती है, दखल दे सकती है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही हैं। 17 जनवरी 2023 का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन ए और दो दोनों ही सही हैं। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। ये जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था उसका प्रश्न है, ये छूट गया था। कहता है रुकैया सखावत के द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, रास सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीबोन, या फिर कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना, और डेंजिल सल्डेनाहा द्वारा संरचित किताब द सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। क्या राइट हो जाएगा इसमें, देखिएगा। एक तो स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि बात इसमें कर रहा है औपनिवेशिक काल की, ठीक है, 200 वर्ष पहले की। एक तो ये हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखित जो सुल्ताना का स्वप्न है।
कहानी, ये जो सुल्ताना का स्वप्न है, इस कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडी लैंड नाम की जगह पहुंचती है। ठीक है, इसकी कहानी है। तो एक तो ये स्टेटमेंट इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा रास सुंदरी वाला स्टेटमेंट इसमें राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रास सुंदरी की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है रास सुंदरी का, ये रहा देखिए। रास सुंदरी 1890 का अनुभव है यहाँ पे। 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में ये पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीबोन किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे टीचर क्या कर सकता है, इनके उदाहरण दे सकता है। रुकैया सखावत के द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, रास सुंदरी की आत्मकथा अमार जीबोन। यहाँ पे ए और बी जो ऑप्शन है वह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है? सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और अगर आपने जैसे अभी तक हमारे जो हिस्ट्री के नोट्स हैं, सीटेट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के, ये अगर आपने नहीं लिए हैं तो नोट्स पूरा विद्युत तरीके से प्रिपेयर हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, इनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। एक पेपर की फ़ीस पे करके ये पेपर आप ले सकते हैं। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को दिया गया है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे, जैसे ये 7 जुलाई 2024 में प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न यहाँ पे ऐड है। इस तरीके से हर चैप्टर में यही है, चैप्टर के साथ में उससे रिलेटेड प्रश्न भी, जैसे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर के बाद यहाँ से उस चैप्टर के पूछे गए 2023-24 में जो प्रश्न है वो प्रश्न भी यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यानी कि नीचे प्रश्न भी दिए गए हैं। इस तरीके का बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए करना क्या होगा, जो नीचे नंबर दिया गया है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।